हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो क्वेश्चन 1 इज लेट रिलेशन R1 इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ natural numbers। ठीक है, relation R1 is defined on the set of natural numbers such that alpha R1 beta implies alpha is equals to k beta or beta is equals to k alpha for some k belonging to natural number minus 1। then find whether R1 is reflexive, symmetric, transitive, equivalence। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। उसने बोला कि जो रिलेशन R1 है उसको नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया है। दैट वुड मीन कि अल्फा और बीटा दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब अल्फा को हम बीटा से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा इज रिलेटेड विद बीटा अगर अल्फा बीटा का कोई मल्टीपल हो जाए, ये ठीक है, या फिर बीटा अल्फा का कोई मल्टीपल हो जाए, ये ठीक है, फॉर सम के बिलोंगिंग टू एन माइनस नेचुरल, मतलब नेचुरल नंबर -1। ये ठीक है, मतलब 1 को छोड़ के अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए। 1 को छोड़ने का मतलब क्या है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर मान लिया मैंने नंबर लिया 3 तो 3 विल बी 3 तो k की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, इन दोनों के बीच में ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो चलेगा। मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक नंबर मान लिया मैंने लिया 2 और दूसरा नंबर लिया मान लिया 8, तो वो रिलेट हो जाएगा। ये ठीक है, 2,8 इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने लिखा 8 तो दैट विल बी 2 × 4, तो एक नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ने का मतलब है कि बराबर नहीं होना चाहिए, बस तब वो रिलेटेड है। सॉल्यूशन अब एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अल्फा कॉमा अल्फा आर को बिलोंग करेगा क्या। ठीक है, मेरे को तो बेसिकली के का वैल्यू ढूंढना है। के का अगर कोई नेचुरल नंबर, नेचुरल वैल्यू हमें मिल जाए एंड विच इज नॉट 1 तो इट इज फाइन। ये ठीक है, दिस विल वर्क। तो अगर अल्फा कॉमा अल्फा बिलोंगिंग टू आर है, ठीक है, सॉरी मेरे को ये देखना है कि अल्फा कॉमा अल्फा रिलेशन R1 के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो तुम बताओ, अगर ये भी अल्फा हो जाए या इन दोनों जगह पे अल्फा हो जाए तो दोनों ही जगह से के की वैल्यू 1 ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकती, और 1 के लिए इसने मना कर रखा है। तो उसका मतलब क्या है कि ऐसे तो होगा नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। दोबारा मान लिया मैंने कोई एलिमेंट उठाया 3,3। अब 3,3 इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 का कोई मल्टीपल नहीं होता। 3 को अगर 3 के टर्म्स में लिखना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसने क्या बोला है कि 2, 3, 4 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए, और मल्टीपल वो बस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। अगर अल्फा कॉमा बीटा R1 के अंदर है, डज दिस इम्प्लाई बीटा कॉमा अल्फा R1 के अंदर होगा? तो आंसर इज हाँ। अगर मान लिया हमने कोई भी 3,15 लिया,
15 जो है वो 3 का मल्टीपल है। इसने तो बेसिकली इसी को देख के बोल सकते हैं कि इसने तो खुद ऑप्शन दे दिया कि अल्फा अगर बीटा का मल्टीपल बन जाए तो भी चलेगा, बीटा अगर अल्फा का मल्टीपल बन जाए तो भी चलेगा। तो अगर 3,15 है तो या तो 3 लिखा, या तो पहला नंबर दूसरे के टर्म्स में लिखा जाना चाहिए या दूसरा नंबर पहले के टर्म्स में लिखा जाना चाहिए। तो वैसे हमें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं, यही बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो अल्फा बीटा में वैसे सिमेट्रिक है। अगर मैं इसमें अल्फा और बीटा इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। उसका मतलब क्या है कि ये सही है, ठीक है। इसने तो बस ये बोला पहला नंबर या तो दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सके या फिर दूसरा नंबर पहले के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा सके, कोई भी एक लिखा जा सके तो चलेगा, इट इज फाइन, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अल्फा कॉमा बीटा अगर R1 के अंदर है एंड बीटा कॉमा गामा अगर R1 के अंदर है, तो दिस शुड इम्प्लाई कि अल्फा कॉमा गामा भी R1 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ऐसे बोलेंगे, देखो अल्फा और बीटा अगर R1 के अंदर है तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा में एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है। बीटा और गामा अगर R1 के अंदर है तो उसमें भी हम बोलेंगे कि बीटा और गामा में एक दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम बीच में से बीटा निकाल दें तो क्या अल्फा और गामा एक दूसरे का मल्टीपल होगा? तो ये बात बेसिकली तुम ऐसे देखो, मान लिया एक नंबर मैंने लिया 2, ठीक है, दूसरा नंबर का कोई मल्टीपल ले लिया, मान लिया 6, ठीक है, तीसरा नंबर मान लिया मैंने ले लिया 3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये ठीक है। इसको लिखने के लिए आई कैन राइट डाउन 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये वाला 3 नहीं, ये k का वैल्यू है 3, तो k का वैल्यू आ गया एक नेचुरल नंबर कि एक नंबर दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पे आई कैन राइट डाउन 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो इसके लिए k का वैल्यू ये हो गया। तो उसका मतलब क्या है 2,6 भी आएगा इसके अंदर, 6,3 भी आएगा इसके अंदर। अब 2,6 और 6,3 में से बीच में से 6 निकाल दिया, तो अब क्या बचा 2,3। अब 2,3 तो इसके अंदर नहीं आ सकता। 2 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, ये ठीक है, 2 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो 3 नहीं आएगा, 3 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ध्यान से, ये बेसिकली नंबर थ्योरी का क्वेश्चन भी हो गया अच्छा खासा, ये ठीक है। रिलेशन तो थोड़ा सा रोल है इसका, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। इनमें से अगर एक भी फेल हो जाए तो इक्विवेलेंस होगा ही नहीं, ये ठीक है। यहाँ तो 2 फेल हो गए, और कोई भी एक फेल हो जाए तो इट विल नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो आई वुड से pause the video and note it down. आगे क्वेश्चन 2, लेट A is set of all lines, lines मतलब straight lines in XY plane, ठीक है। K is set of all lines in XY plane and a relation R1 is defined on A, ये ठीक है। अगर मान लिया A सेट है, वो हमने क्या ले लिया XY प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन में सारी लाइंस ले लिया, इनफाइनाइट लाइंस आ जाएंगी, उसके सेट को हमने क्या बोल दिया सेट A। तो अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली लाइंस है। तो अगर मैंने बोला कि एक रिलेशन इस सेट के ऊपर डिफाइन है,
तो उसका मतलब क्या है कि उस रिलेशन वो जो रिलेशन होगा वो किस पे काम कर रहा होगा, किन चीज़ों को वो रिलेट कर रहा होगा। तो वो चीज़ें ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइंस हैं, क्योंकि जो सेट है उसके एलिमेंट्स लाइंस हैं। तो जो रिलेशन होगा वो एक लाइन को दूसरे से रिलेट कर रहा होगा किसी भी रूल से। अब वो रूल क्या है वो हम लिखते हैं, ये ठीक है। लेट अ रिलेशन R1 इज डिफाइंड ऑन सेट A एज अल्फा R1 बीटा इंप्लाइज अल्फा इज पैरेलल टू बीटा। कैसे रिलेट कर रहा है कि अगर लाइन अल्फा लाइन बीटा से रिलेटेड है तो उसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा के पैरेलल होना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा, लाइन जो है वो सेल्फ पैरेलल भी बोलते हैं, लाइन अपने पैरेलल भी होती है। लाइन हमने ये कहीं नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट लाइन को भी पैरेलल बोल सकते हैं, दोनों अगर एक जगह है तो उसको भी पैरेलल बोलेंगे। अल्फा इज पैरेलल टू बीटा, देन वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इस पे कमेंट करना है हमें। तो वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए सोचो इस पे, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, आर अल्फा मतलब अल्फा से रिलेटेड है क्या, तो उसका मतलब क्या होगा, अल्फा इज पैरेलल टू अल्फा। ये हमने बोला, हम करेक्ट स्टेटमेंट बोलेंगे, ये ठीक है। हर लाइन अपने पैरेलल होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, अल्फा आर बीटा इंप्लाइज बीटा आर अल्फा। क्या ये बात सही है? मतलब इसने क्या बोला कि अगर अल्फा बीटा के पैरेलल है तो क्या बीटा अल्फा के पैरेलल होगा? आंसर इज हाँ, बिल्कुल होगा पैरेलल। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी भी तो पहले के पैरेलल ही होगा ऑफ कोर्स। फिर आता है ट्रांजिटिव। अगर अल्फा आर बीटा एंड बीटा आर गामा, डज दिस इंप्लाई, बीच में से बीटा निकाल दें, अल्फा आर गामा। लैंग्वेज में मतलब इसने क्या बोला कि अगर एक लाइन अल्फा बीटा के पैरेलल है और जो बीटा है वो गामा के पैरेलल है, अब बीच में से बीटा निकाल दें तो क्या अल्फा गामा के पैरेलल बचेगा? तो आंसर इज हाँ, ठीक है। अगर अल्फा बीटा के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, जी ठीक है। मान लिया कुछ भी स्लोप 4 है मान लिया, तो अल्फा और बीटा दोनों लाइनों का स्लोप 4 हो गया। अब बीटा गामा के पैरेलल है तो बीटा और गामा का भी स्लोप सेम हो गया, तो मान लिया गामा का स्लोप 4 हो गया, तो अल्फा और गामा दोनों का स्लोप 4 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि ये भी रिलेटेड होगा, ये भी पैरेलल है, ये तीनों ही सही है। तीनों सही है तो इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, वो भी हो जाएगा। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाए तो रिलेशन इक्विवेलेंस भी हो सकता है, ठीक है। इक्विवेलेंस भी हो जाएगा तो हो गया, ठीक है। तो नोटेड डाउन। क्वेश्चन 3 इसी में लिख लेते हैं। इन अबव क्वेश्चन इफ अल्फा R1 बीटा इंप्लाइज अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, तो बताओ अगर मान लिया हम रूल चेंज कर दें, बाकी सब कुछ वैसे ही है कि सेट ऑफ लाइंस है इन एक्स वाई प्लेन, सेट ए जो है, और जो रिलेशन R1 है वो अल्फा को बीटा से इस बार कब रिलेट करेगा, अगर वो एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। पहले तो पैरेलल की बात चल रही थी, अब किसकी बात चल रही है कि परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो फिर शुरू हो गए सॉल्यूशन। रिफ्लेक्सिव, अल्फा आर अल्फा इंप्लाइज अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर होता है क्या? तो आंसर इज ना, अपने परपेंडिकुलर तो नहीं होता, तो ये तो नहीं है, गलत है, ठीक है। फिर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंस तो अभी कट कर सकते हैं, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस तो हो गई नहीं। अब सिमेट्री की बात करते हैं। अल्फा आर बीटा इंप्लाइज बीटा आर अल्फा, मतलब अगर अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है तो बीटा अल्फा के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल,
अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई होगा, ये इसके परपेंडिकुलर है एंड ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाली बात सही है, ये ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा आता है ट्रांजिटिव, अल्फा आर बीटा एंड बीटा आर गामा इंप्लाइज अल्फा आर गामा। मतलब इसने क्या बोला कि जो लाइन अल्फा है वो बीटा के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक ही प्लेन में अगर मान लिया ये लाइन अल्फा है, बीटा ये हो गया, ये बीटा के परपेंडिकुलर है, ये बीटा हो गया, ठीक है, फिर एक लाइन गामा है जो बीटा के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अल्फा बीटा परपेंडिकुलर, इसका मतलब बीटा गामा परपेंडिकुलर है। तो जो अल्फा और गामा है वो तो पैरेलल हो गया, वो तो परपेंडिकुलर हुआ ही नहीं, तो ये भी गलत है। उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एग्जांपल है उसमें रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। कहने का मतलब है केवल सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट जो भी, लेट ए इज सेट ऑफ ह्यूमंस एंड रिलेशन R1 is defined on set A as alpha R beta implies alpha is brother of beta। ठीक है, A इज द सेट ऑफ ह्यूमंस और रिलेशन R1 को हमने कैसे डिफाइन किया है कि अल्फा आर बीटा अगर है तो जो पहले वाला है पर्सन है वो दूसरे का भाई है, ये ठीक है, अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। ठीक है, चलो फिर चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव मतलब अल्फा R1 अल्फा, ये ठीक है, इंप्लाइज अल्फा इज ब्रदर ऑफ अल्फा। तो ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, कोई अपना भाई थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो अल्फा इज नॉट ब्रदर ऑफ अल्फा, तो उसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक पे क्या है कि अल्फा R1 बीटा इंप्लाइज बीटा R1 अल्फा। अगर अल्फा बीटा का भाई है तो बीटा अल्फा का भाई होगा क्या? तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको उनके दिमाग में आएगा कि हाँ शायद सही बात है, भाई तो एक दूसरे के ही होते हैं। ये ठीक है, तो आंसर बस यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टर भी हो सकती है। मतलब अगर मान लिया बीटा सिस्टर है, अल्फा ब्रदर है, तो अल्फा तो ब्रदर हो गया बीटा का, बट बीटा तो सिस्टर हो गया ना, उसको तो ब्रदर नहीं बोल सकते, इसलिए सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर तीसरा लेते हैं ट्रांजिटिव, अल्फा R1 बीटा एंड बीटा R1 गामा
implies अल्फा R1 गामा। ठीक है, अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। ठीक है, तो पक्की बात है कि अल्फा अगर भाई है तो अल्फा मेल हो गया। ठीक है, बीटा के बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर एंड अगर लिखा है बीटा इज ब्रदर ऑफ गामा, तो इस स्टेटमेंट की वजह से बीटा भी मेल हो गया। ये ठीक है, तो गामा के बारे में कुछ नहीं पता, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है। तो डज दिस इम्प्लाई अल्फा इज ब्रदर ऑफ गामा? ऐसा जब हम अपनी क्लासेस में पूछते हैं तो काफ़ी बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक है, हमको तो क्यों नहीं भाई। तो फिर वो बोलते हैं कि अल्फा सिस्टर भी तो हो सकता है। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। अब अल्फा सिस्टर कैसे हो सकता है जब यहाँ पे हमने ब्रदर बोल दिया? जब यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा ब्रदर है, अब गामा चाहे कुछ भी हो, ये ठीक है, तो गामा ब्रदर हो तो भी अल्फा ब्रदर होगा उसका, गामा सिस्टर हो तो भी सिस्टर होगा। तो जब हम पूछते हैं कि सही है गलत है, तो बच्चे बोलते हैं गलत है। फिर हम बोलते हैं क्यों गलत है? फिर वो मतलब वो काफ़ी बच्चे ऐसे बोलेंगे कि जो अल्फा है वो सिस्टर भी हो सकता है। फिर हमने बताया कि सिस्टर तो हो नहीं सकते, वरना तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अल्फा में तो उसमें ब्रदर ऑलरेडी बोल रखा है। तो फिर बोलेंगे अच्छा नहीं फिर तो सही है, ये ठीक है। देन आई विल से कि नहीं फिर भी गलत है। और उस गलती का रीज़न क्या है? अगर अल्फा और बीटा अगर भाई है, ये ठीक है, दोनों भाई हैं, और हमने ये वाला लिया कि अल्फा बीटा का भाई है एंड बीटा अल्फा का भाई है, ये भी बात सही है अगर दोनों भाई हैं तो दिस वुड इम्प्लाई, अगर हम बीच में से ये निकाल दें तो अल्फा अल्फा का भाई है, ये भी सही होना चाहिए। ये ठीक है, मतलब जब हम ट्रांजिटिव में ये बोलते हैं ना कि अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा बीटा से रिलेटेड है, बीटा गामा से रिलेटेड है, और फिर हम बोलते हैं कि बीच में बीटा निकाल दिया तो अल्फा गामा से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये कंडीशन कहीं पे भी नहीं है कि ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और बीटा अल्फा भी चलेगा, वहां से अगर हम बीच में से निकालें तो अल्फा अल्फा भी इसके अंदर होना चाहिए, जो है नहीं, इसलिए गलत है। इसलिए ये गलत है। किसके लिए गलत हो गया? ये ठीक है, इट विल फेल फॉर गामा इज इक्वल टू अल्फा। ये ठीक है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा कॉमा अल्फा डज नॉट इम्प्लाई अल्फा कॉमा अल्फा। मतलब अल्फा अगर बीटा का भाई है, बीटा अल्फा का भाई है, तो बीच में से बीटा निकालने से अल्फा अल्फा का भाई नहीं हो जाता। तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इक्वलेंस भी नहीं है। एक भी फेल हो गया तो इक्वलेंस तो हो गई नहीं। यहां तो तीनों ही फेल हो गए, ये हो गया। ठीक है, next is let relation R1 is defined on set A 1 to 3. Then find how many minimum elements we must add to R1 such that it is फर्स्ट। मतलब तीन अलग अलग पार्ट है, वही
रिफ्लेक्सिव, सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब एक हमने रिलेशन R1 दे रखा है जिसके अंदर 1 1 2 2 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब उसने पूछा है कि इसमें हम कम से कम कितने एलिमेंट और ऐड करें। अच्छा, ये 3 ही एलिमेंट काउंट होगा, ये एक एलिमेंट है, ऐसे नहीं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं काउंट। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा, तीसरा, 3 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो इसमें हम टोटल कितना ऐड करें और एलिमेंट्स ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए। फर्स्ट पार्ट ये, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, इन जनरल बाई चांस बराबर भी आ सकता है, बट हमने ये नहीं बोला कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तीनों एक साथ होना चाहिए, ये नहीं बोला, ये 3 पार्ट अलग अलग हैं। ठीक है, मेरे को ये बताना रिफ्लेक्सिव होने के लिए कितने मिनिमम ऐड करने। तो आंसर, ठीक है, मिनिमम का मतलब क्या है कि अगर हम बेसिकली टोटल A क्रॉस A में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 × 3 9। अगर हम सारे के सारे 9 लिख लें फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अगर हम सारे के सारे 9 लिख लें तो फिर तो ये सभी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पक्की बात है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, हम ये नहीं बोले सारे रख लो, उसने बोला कि कम से कम उतने एलिमेंट बताओ जितने से काम चल जाए हमारा, उतने ही बताओ बस। तो वो बताने में, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए के अंदर अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 एंड 3 3 होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं। ये ठीक है, उसके अलावा कुछ हो ना हो, रिफ्लेक्सिव बोलता है भाड़ में जाए, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसकी कमी है, 3 3 की। तो आंसर कितना हो गया। क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि कितने एलिमेंट और जोड़ें, हाउ मेनी, तो आंसर इज 1। ये ठीक है, वी नीड टू ऐड 3,3। ये ठीक है, दिस, ये तो हमें ऐड करना ही करना है, इसके अलावा कुछ करोगे तो रिफ्लेक्सिव में फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, बट 3,3 वी आर सपोज टू ऐड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या कि अगर अल्फा कॉमा बीटा है, अगर, तो बीटा कॉमा अल्फा भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक से चालू करते हैं। इसकी तरफ से देखा कि इसकी तरफ से तो कुछ फ्लॉ नहीं है, 1 1 है तो उसको हमने पलटा तो 1 1 ही आएगा, तो वो है, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 को पलटा, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 को फ्लिप किया तो 3 2 आएगा, वो तो नहीं है इसमें। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें 3 2 और ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें कम से कम एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में आंसर कितना है, 1। ये ठीक है, अगेन what we will need to add 2,3। 2,3 और ऐड करो, तब जाके it will become symmetric। ठीक है, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा कॉमा गामा अगर इसके अंदर है, ये ठीक है, अगर बोला है, इफ बोला है, हमने ये नहीं बोला कि अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा कॉमा गामा होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों है तो बीच में से बीटा निकालने पे जो कोने वाले बचेंगे ना, अल्फा कॉमा गामा, वो भी इस सेट के अंदर आना चाहिए। ये ठीक है, अगर वो आ गया तो फिर वेल एंड गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो निकालते हैं भाई, 1 1 2 2 3 2 3। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कैसे, पहले देखो हमने 1 1 के रेस्पेक्ट में चेक किया। ठीक है, मतलब हमने ऐसे बोलते ना, अल्फा बीटा और बीटा गामा, तो अल्फा गामा आना चाहिए। तो अभी मेरे को ये चेक करना है कि ये मैच करने वाले कौन कौन से पेयर हैं। फिर जब मैच हो रहा है तब हम देखेंगे कि आया या नहीं आया।
तो अभी इसको हमने इसकी तरह ट्रीट किया, तो मैंने देखा कि 1 किसी का पहला एलिमेंट है क्या? नहीं है, इसी का अपने ही है बस। तो अगर मैंने इसके आगे 1 1 रख दिया तो बीच में से 1 हटा दिया तो 1 1 ही रहेगा, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर ये इधर आ जाए तो बीटा हमारा 1 की तरह हो गया, तो किसी का दूसरा एलिमेंट 1 है क्या? तो इन दोनों को तो नहीं है, इसका ही है। तो फिर अगर हम 1 1 रखेंगे वो 1 1 ही आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, ये क्या बोलते हैं, धोखा नहीं देगा। ठीक है, जहां तक ट्रांजिटिव वाली बात है, इट विल नॉट बिट्रे, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने उठाया 2 2, तो इसको हमने दोनों तरीके से यूज करके देखा, ऐसे भी और ऐसे भी। अगर हमने ऐसे देखा तो ये वाला 2 दूसरा है, देन आई विल सी कि कोई दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट टर्म 2 है क्या? तो आंसर मिला हाँ इसका है, तो 2 3। अगर हम इसको बीच में से निकाल दें तो कितना बचेगा? 2 3, ये उस सेट के अंदर होना चाहिए, तो वो तो ये है ही, खुद है इस सेट के अंदर। ठीक है, तो इस 2 2 की वजह से यहां पे रख के कोई दिक्कत नहीं आया। अब अगर 2 2 दूसरे की तरह काम करे तो फिर हम ये देखेंगे कि किसी का दूसरा एलिमेंट 2 है क्या। अगर 2 2 इसकी तरह काम करे, देन आई विल सी कि यहां पे ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसका दूसरा एलिमेंट 2 है? नहीं है, नहीं है। तो 2 2 अगर सेम है तो उसमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। 2 2 उसका मतलब क्या है कि 1 1 2 2, इसको भी कोई टेंशन नहीं है, ये भी टेंशन नहीं देगा। ठीक है, फिर हमने 2 3 की तरफ से चेक किया। कैसे चेक किया? ऐसे कि अगर 2 3 पहला एलिमेंट है, फिर मैंने देखा 3 समथिंग का कोई एलिमेंट है क्या? 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो ये तो पेयर ही नहीं बनना कोई ऐसा, अल्फा बीटा बीटा गामा पेयर नहीं बनना, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर तो सब कुछ बढ़िया है ये। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? 2 ऐसा कोई आ रहा है तो जिसका दूसरा एलिमेंट 2 हो, वो तो यही है 2। इनको अगर हम बीच में से निकाल दें तो इट विल बी 2 3 विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। उसका मतलब क्या है कि जो तीसरा एलिमेंट है ये, ठीक है, 1 1 पास हो गया, 2 2 पास हो गया, तीसरा एलिमेंट जो है 2 3 ये भी पास हो गया। इसने भी कोई डिमांड नहीं रखा, इसने भी कोई धोखा नहीं दिया, इसने भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई कि ये होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि इस बार हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ये सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब, बट कन्विंस योरसेल्फ, इट इज ऑलरेडी ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो ठीक है, एक टाइप ऑफ रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होता है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है? नाम से पता लग रहा है कि सिमेट्रिक के जो एंटी हो, सिमेट्रिक के एंटी का मतलब क्या है? सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि मतलब एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये कि अगर उसके अंदर अल्फा कॉमा बीटा है, मतलब किसी भी रिलेशन के अंदर अगर अल्फा कॉमा बीटा है एंड अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है, तो बीटा कॉमा अल्फा नहीं होना चाहिए किसी भी पेयर के लिए। ठीक है, एक तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिमेट्रिक नहीं, ये ठीक है, वो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लिया हमने लिया 1 1, ये ठीक है, 2 3 3 2, ये ठीक है, एंड मान लिया 5 7, मान लिया ये है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि 2 3 3 2 तो आ गया, बट 5 7 7 5 नहीं आया। बट दिस इज ऑल्सो नॉट एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या बोलेगा कि अगर अल्फा कॉमा बीटा उस सेट के मतलब उस रिलेशन के अंदर है, तो बीटा कॉमा अल्फा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे इसकी वजह से गड़बड़ होगी। 2 3
तो है, 3,2 नहीं होना चाहिए था, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अ रिलेशन R1 is called antisymmetric if out of alpha comma beta and beta comma alpha at most one is present। ये ठीक है, मतलब इन दोनों में से ज़्यादा एक होना चाहिए। दोनों ही ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, बट ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, या तो अल्फा बीटा हो या बीटा अल्फा हो। ठीक है, दोनों नहीं होने चाहिए बस। तो दिस इज सिमेट्रिक नहीं। इज इट एंटी सिमेट्रिक? नहीं। ठीक है, क्योंकि 2,3 तो है एंड 3,2 भी है, तो गड़बड़ हो गया इसकी वजह से। ठीक है, अगर हम दूसरा रिलेशन ऐसे लिखें 1 1 2 3 5 7, ये ठीक है। इज इट सिमेट्रिक? नहीं। 2 3 तो है बट 3 2 नहीं है। सिमेट्रिक में तो कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज़ फेल हो गया, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं था। 5 7 फेल हो गया, 5 7 तो इसमें आ गया बट 7 5 नहीं आया, इसलिए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है बट ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 2 3, उनका उल्टे वाला 3 2 वो नहीं आया। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, next concept is let relation R1 is defined from set A to set B। ठीक है, मान लिया हमने रिलेशन R1 जो है वो सेट A से B में डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? कुछ भी, मान लिया ये सेट A है और ये B है, ये रिलेशन R1 हो गया। मान लिया यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये मान लिया इधर हो गया -1 -3 7 11 31 45 91, कुछ ऐसे हो गया। अब मान लिया एलिमेंट 1 इससे रिलेट हो रहा है, एलिमेंट 3 से भी रिलेट हो रहा है, 2 इससे रिलेट हो रहा है, ये ठीक है, ये इससे रिलेट, मान लिया ये रिलेशन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से R1 के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? 1, -1, ठीक है, फिर 1, 3, फिर 2, 11 एंड 5, 45, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 4। 1 2 3 4 एरो निकल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे R1 के अंदर। ठीक है, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन R1। तो वो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, यहां पे जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो डोमेन हो गया। तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? 1 2 5, बस, और कोई नहीं कर रहा, तो यही डोमेन हो गया 1 2 5। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेशन जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट्स को उठा लिया 1 1। देखिए, रिपीट तो करेंगे नहीं, एक बार 1 2 5, उससे जो सेट बना वो हमारा क्या बोला जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन।
ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे हमने एलिमेंट उठा लिए, रेंज ऑफ रिलेशन R1, उसमें हम बोलेंगे यहां पे जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो रेंज हो गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से -1, -3, 11, 45, ये ठीक है। -1, अच्छा ये 3 नहीं, -3 लिखा था शायद, तो ये माइनस हो जाएगा। -3, 11 एंड 45। तो जो दूसरे एलिमेंट हैं उनको उठा लिया, तब जो सेट आया उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। सीधी सी बात है, जो इधर से पार्टिसिपेट कर रहा है डोमेन, उसको वो वाला जो सेट हो गया, जो इधर से पार्टिसिपेट कर रहा है वो रेंज। अच्छा, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो बेसिकली एलिमेंट है, एलिमेंट के कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, वो सेट रेंज होगा। तो डोमेन एंड रेंज विल बी ए सेट, ठीक है। इसी बात को हमने लिख लिया मैथमेटिकली। लेट रिलेशन R1 इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B, ये ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, डोमेन ऑफ R1, ये ठीक है, इज डिफाइंड एज, इसके अंदर A टाइप के सारे एलिमेंट है सच दैट A, B बिलोंगिंग टू R1, ठीक है। तो अगर A, B R1 का एक एलिमेंट है तो उसका जो पहले एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन विल बी कॉल्ड डोमेन, ठीक है। सेकंड पार्ट, रेंज ऑफ R1, बहुत इजी है। अगर A, B R1 के अंदर एक एलिमेंट है तो दूसरे एलिमेंट का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया एक रिलेशन की, ठीक है। प्रीटी सिंपल। तो क्वेश्चन, लेट रिलेशन R is defined on set of first 20 natural numbers as alpha r beta implies alpha is equals to 3 beta plus 2. Then find its domain and range, ठीक है। एक रिलेशन है R जो सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है कि अल्फा R अगर बीटा है, अल्फा को अगर बीटा से रिलेट करें तो अल्फा 3 बीटा प्लस 2 टाइप होना चाहिए, ये ठीक है। मतलब बीटा को 3 गुना करके हम 2 जोड़ें तो अल्फा बनना चाहिए। तो अब इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है, सॉल्यूशन। तो किस सेट के ऊपर डिफाइंड है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 20, इन्हीं में से एलिमेंट आ सकता है। तो जो रिलेशन R होगा, ठीक है, उसमें अल्फा क्या रख सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स अल्फा और बीटा दोनों इन्हीं में से कोई नंबर होना चाहिए। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वो नंबर लिखा हुआ है जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आएगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, जो बीटा है वो तो इन्हीं में से एक नंबर होगा, इनसे छोटा तो नहीं हो सकता बीटा, ये ठीक है। इसके बाहर तो नहीं जा सकता, बीटा तो इसी में से होगा, अल्फा भी इसी में से होगा। बीटा का सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है, 1। अब मैंने अगर इसमें 1 रखा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 5। तो उसका मतलब क्या है कि 5, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा अगर मैंने 5 लिया और बीटा 1 लिया तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक एलिमेंट तो इसके अंदर आ गया 5, 1। अगर इसमें मैंने रखा 2
तो 3 इंटू 2 6 और 2 8, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 8। तो 8,2 वो भी इसके अंदर आ गया 8,2। अगर हम बीटा का वैल्यू रखें 3 तो आ जाएगा 11,3, फिर आ जाएगा 14,4, फिर आ जाएगा 17,5, ये ठीक है, फिर आ जाएगा 20,6, बस उसके बाद दुकान बंद, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। यही एलिमेंट आ सकते हैं। अगर बीटा का वैल्यू मैंने 7 लिया तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 प्लस 2 23, तो 23 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अल्फा 23 नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेट के अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम बोलते हैं सेट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर एक ही सेट है तो ए भी यही है और बी भी यही है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि डोमेन एंड रेंज बताना है। तो ये जितने भी एलिमेंट आए इनके पहले पहले एलिमेंट्स को उठा लिया वो डोमेन हो गया, दूसरे दूसरे एलिमेंट्स को उठा लिया वो रेंज हो गया, और रिपीट होना नहीं चाहिए। मतलब जब डोमेन लिखें तो डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखेंगे, ऐसी रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखेंगे। तो लिख लिया भाई, डोमेन ऑफ आर, ये ठीक है। तो पहले पहले एलिमेंट कितना हो गया 5 8 11 14 17 20, ये तो हो गया डोमेन का सेट। फर्स्ट एलिमेंट्स उठा लिए, ठीक है। फिर रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, जो दूसरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, वो हमारा क्या हो गया रेंज। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था कि डोमेन और रेंज बताओ इस रिलेशन का, तो हमने बता दिया कि ये। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, इसके अंदर इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ए नॉन वॉइड रिलेशन, मतलब ऐसा नहीं हो कि ए में आर में कुछ आया ही ना तो फिर काय का इनवर्स, वो नहीं है। इफ अ नॉन वॉइड रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इट्स इनवर्स रिलेशन is denoted as R inverse। ये ठीक है, मतलब R inverse है तो उसको डिनोट करते हैं। and is defined from set B to set A as follows। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अगर हमने एक रिलेशन लिया R, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? इसका इनवर्स रिलेशन होगा कि जो एलिमेंट है उल्टा डिफाइन कर दिया उन्हीं एलिमेंट्स को जो पहले रिलेट हो रहा था। 1 अगर 2 से रिलेट कर रहा था, जो इनवर्स है वो 2 1 से रिलेट हो जाएगा। मतलब A और B के रोल को इंटरचेंज कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी रिलेशन R दे रखा है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होगा। अगर हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को पलट दें, बस ये ठीक है, फ्लिप कर दें, तब जो एक नया रिलेशन आएगा वो इनवर्स रिलेशन होगा,
नाम से भी पता लग रहा है, इसी बात को लिखेंगे ये, ठीक है। एज फॉलोज, तो जो इन्वर्स रिलेशन R1 हो गया, ठीक है, उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएगा, ये अल्फा कॉमा बीटा, अगर बीटा कॉमा अल्फा R के अंदर आ रहा है तो, ठीक है। अगर R के अंदर बीटा कॉमा अल्फा आ रहा है तो R इनवर्स के अंदर उल्टा आएगा, उसका उल्टा अल्फा बीटा, और सारे पेयर हमने उठा के रख लिया, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया बस इनवर्स रिलेशन। अब नोट 1 लिख लिया, जो डोमेन होगा R इनवर्स का, दैट विल बी बेसिकली रेंज ऑफ R, क्योंकि अल्फा और बीटा का रोल इंटरचेंज कर लिया ना, तो R में तो जो पहले एलिमेंट होंगे मान लिया बीटा, ठीक है, उनका कलेक्शन डोमेन होगा। इस वाले केस में बीटा दूसरा एलिमेंट आएगा, तो वो कलेक्शन रेंज बच जाएगा, ठीक है। डोमेन और रेंज इंटरचेंज होंगे, डोमेन ऑफ R इनवर्स बराबर रेंज ऑफ R, एंड रेंज ऑफ R इनवर्स विल बी डोमेन ऑफ R। एक तो ये हो गया, ठीक है, नोट 1। नोट 2 क्या है कि R और R इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स होगा, मतलब अगर R का इनवर्स R इनवर्स है तो R इनवर्स का इनवर्स R हो जाएगा, ठीक है। तो नोट 2 यही है कि R इनवर्स का इनवर्स विल बी R। वापस, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन, या चलो यही लिखते हैं, क्वेश्चन, लेट R इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ first 40 natural numbers as alpha R beta implies alpha is equals to beta square, ठीक है। Then find R1, सॉरी R1 नहीं, R इनवर्स एंड डोमेन कॉमा रेंज ऑफ R इनवर्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन इज फेयरली सिंपल। R के अंदर क्या क्या एलिमेंट होगा, अल्फा कॉमा बीटा होगा, अगर अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाए, मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाए, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा कंडीशन क्या है कि हम 1 से लेके 40 तक ही जा सकते हैं। तो जो सेट है हमारे लिए वो कितना है, 1 2 3 40 तक, ठीक है। और R के अंदर जो पहले वाला टर्म अल्फा है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो अब तुम ऐसे ही देख लो कि कितने स्क्वायर्स आ जाएंगे, ये ठीक है। 1 1 पहला नंबर दूसरे का स्क्वायर है, तो 4 2, ये ठीक है, 9 3, फिर 16 4, फिर 25 5, फिर 36 6, बस यही स्क्वायर्स आ जाएंगे विद इन 40, ठीक है। ये तो हो गया हमारा R इनवर्स क्या होगा, इनवर्स किसको बोलेंगे, इसी को पलट के लिख दिया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से R इनवर्स क्या हो गया, इसको पलट लिया, 1 1, फिर 2 4, 3 9, 4 16, 5 25 एंड 6 36। ये हो गया हमारा R इनवर्स, ठीक है। और अब इसने क्या बोला है, डोमेन एंड रेंज भी निकालना है R इनवर्स का। तो डोमेन ऑफ R इनवर्स
यहाँ से पहले पहले एलिमेंट उठा लिए तो वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स वो हो जाएंगे दूसरे एलिमेंट 1 4 9 16 25 36। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको पॉज कर सकते हैं एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम फॉर्मली फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, जैसे हमने बोला कि एक रिलेशन है, उसको हमने सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया, तो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप फंक्शन हो गया। बस फंक्शन में क्या होगा कि हम सम एडिशनल कंडीशंस हम उसमें इम्पोज कर देंगे। ठीक है, रिलेशन जो है उसी के ऊपर हमने ये बोल दिया कि अगर ये या ये कंडीशन और सेटिस्फाई हो रहा है देन इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फंक्शन। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हैं एनालॉजी वाइज कि एक चीज़ तो होगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का स्पेशल केस स्क्वायर होता है। ये ठीक है, अगर रेक्टेंगल कुछ स्पेशल कंडीशन और सेटिस्फाई कर दे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। वो एडिशनल कंडीशंस क्या है कि साइड्स बराबर होनी चाहिए। ये ठीक है, उसी तरीके से रिलेशन तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, उसमें अगर रिलेशन में कोई पर्टिकुलर कंडीशंस और सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो विल कम टू दिस। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अ फंक्शन एफ या एफ बोल, अ फंक्शन एफ defined from set A to set B is a rule। ये ठीक है, और correspondence, it is a rule or correspondence which relates each element of set A with a unique element of set B, which relates each element of set A with a unique element of set B। ठीक है, तो पॉइंट स्ट्रेस देने वाला क्या क्या था इसमें? एक तो बोला है ईच, दैट वुड मीन कि कोई एलिमेंट पहले वाले सेट में बचना नहीं चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सभी रिलेट होने चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा था कि यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। रिलेशन में तो क्या था कि एलिमेंट 1 2 से रिलेट हो रहा है, एलिमेंट 1 3 से रिलेट हो रहा है, चल जाएगा। ये ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें क्या बोला कि जो एलिमेंट 1 है वो उससे एक ही एरो निकलना चाहिए, वो केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, एक से ज़्यादा से रिलेट नहीं होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन हो गया। एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या क्या हो गया? ए से बी में हमने डिफाइन किया है, तो पहली बात तो ए के अंदर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसका जो रिलेट ना हो रहा हो। रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन तो वर्ड रिलेशन भी होता है, कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं हुआ, ये ठीक है। या फिर अगर पहले सेट में मान लिया 4 एलिमेंट है और केवल 3 ही एलिमेंट रिलेट हुए, चलेगा, रिलेशन को कोई टेंशन नहीं। सही है। फंक्शन में क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, एक एलिमेंट केवल एक ही से रिलेट हो सकता है, ये ठीक है, एक एलिमेंट 2 से रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी चीज को लिख लेते हैं।
नोट 1, फंक्शन is a special case of relation. Function is a special case of relation. ये तो पहला आ गया. फिर नोट 2, in function no element of set A should remain, ये ठीक है, अनरिलेटेड. ये ठीक है, मतलब ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए. एक बात तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, एन एलिमेंट of A can be related to only one element of set B. ठीक है. नोट 3, मान लिया ए है और ये बी है. ठीक है, यहाँ पे मान लिया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, यहाँ पे कुछ ऐसे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, बीटा 6. मान लिया ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया, ऐसे. तो अगर केवल हमने इतना लिख के छोड़ दिया तो ये तो एक रिलेशन है जिसमें अल्फ़ा 1 कॉमा बीटा 1, अल्फ़ा 2 कॉमा बीटा 1, अल्फ़ा 3 कॉमा बीटा 3, ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन. क्यों फंक्शन नहीं? क्योंकि ये रह गया, ये ठीक है. दिस इज ए रिलेशन, डिफाइंड रिलेशन, बट नॉट फंक्शन. ठीक है. एज रीजन क्या है? एज अल्फ़ा 4 इज लेफ्ट विदाउट एन इमेज. ठीक है. सेकंड पार्ट, अगर मान लिया ऐसे लिखा है ए इज गोइंग टू बी, ठीक है, सॉरी, ए मतलब एक फंक्शन एफ है विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. अब मान लिया यहाँ पे आ गया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, यहाँ पे आ गया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5. मान लिया ये आ गया, ये मान लिया इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया. तो ये फंक्शन है या नहीं है? तो इसमें ये फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. जैसे अल्फ़ा 1 जो है ये एक ही एलिमेंट बीटा 1 से रिलेट हो रहा है, ये दो एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है. अच्छा, अल्फ़ा 2 भी बीटा 1 से रिलेट हो रहा है, तो उसके लिए तो इसने मना किया ही नहीं. इसने ये थोड़ा ना बोला कि कोई दिक्कत है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. इन दोनों के सेम, मतलब ये दो एलिमेंट सेम एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, बट यहां का एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये रिलेशन एंड फंक्शन, ये ठीक है, दोनों ही है, रिलेशन भी है एंड फंक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कंडीशन क्या क्या था कि यहां पे कोई बचना नहीं चाहिए, नहीं बचा. एक पॉइंट से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं, तो वो भी नहीं निकल रहा, वो भी सही है. थर्ड पार्ट, मान लिया हमने बोला कि ए एफ बी एंड अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, मान लिया इधर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, बीटा 6. ठीक है. ये मान लिया इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया. तो रिलेशन फंक्शन, तो ये रिलेशन तो है, ठीक है, बट इट इज नॉट फंक्शन.
फंक्शन क्यों नहीं है, इसमें क्या गड़बड़ हुआ, अल्फा 1 ने गड़बड़ कर दिया। अल्फा 1 ने क्या किया, अल्फा 1 दो जगह रिलेट हो गया। तो इट इज नॉट अ फंक्शन एज अल्फा 1 इज रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट से रिलेट हो गया, इसलिए नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, तो लिख लिया इसको। ठीक है, नोट 4 क्या है, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। मतलब नहीं बोला कि ये फंक्शन f जो है वो सेट a को सेट b पे मैप कर रहा है, तो उसका मतलब क्या कि वो फंक्शन है वो। ठीक है, नोट 5, set A is called domain of function f and set B is called codomain of function f। ठीक है, सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक है, नोट 6, इफ फंक्शन f रिलेट्स एलिमेंट अल्फा belonging to A to एलिमेंट बीटा, मतलब पहले सेट से एक एलिमेंट अल्फा उठाया, अगर वो उसको बीटा से रिलेट कर रहा है, ठीक है, देन इट कैन बी डिनोटेड एज। अगर मैंने ये बोला कि एक फंक्शन f है जो अल्फा को बीटा से रिलेट कर रहा है, इतना लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय अगर मैं ऐसे लिख दूं f ऑफ अल्फा बराबर बीटा, तो इसने यही बात बोल दी। ठीक है, तो ये जो हमने बात बोला है इसको बोलने का शॉर्ट तरीका क्या हो गया, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो अगर फंक्शन f एलिमेंट मान लिया अल्फा को बीटा से रिलेट कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका क्या होगा, मैथमेटिकल तरीका ये f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ऐसे करके लिख सकते हैं ये। ठीक है, ऑल्सो इन दिस केस बीटा इज कॉल्ड इमेज ऑफ अल्फा अंडर फंक्शन f। ठीक है, अंडर फंक्शन f वाला जो सेंटेंस है वो हम ना यूज करना चाहें तो भी चलेगा। मतलब ऐसे बीटा इज इमेज ऑफ अल्फा। ठीक है, किसका इमेज है, मतलब f ने दिया है, f जो है वो अल्फा को बीटा से रिलेट कर रहा है। अगर हमने फंक्शन चेंज किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिया स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने वाला एक फंक्शन, जो स्क्वायर करने वाला फंक्शन है वो 2 को 4 से रिलेट करेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब मान लिया हमने फंक्शन चेंज कर दिया, दूसरा फंक्शन लिया gx, वो मान लिया क्यूब करने वाला फंक्शन हो गया, तो ये जो फंक्शन gx है वो 2 को 8 से रिलेट करेगा क्योंकि 2 का क्यूब विल बिकम 8। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि 2 को 8 से रिलेट किया तो हम ये बोलेंगे कि 2 का इमेज g के अंदर 8 आ रहा है। ठीक है, अगर उसने
अल्फा को बीटा से रिलेट किया तो हम ये बोलेंगे अल्फा का इमेज बीटा है। अगर अल्फा का इमेज बीटा है, बीटा इज कॉल्ड इमेज ऑफ अल्फा, तो फिर अल्फा इज कॉल्ड व्हाट? प्री इमेज ऑफ बीटा, एंड अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बीटा अंडर फंक्शन एफ। सही है? ठीक है। फिर नेक्स्ट नोट 7, द सेट containing all, the set containing all images is called range of F, and it will be range of F, and it will be subset of कोडोमेन ऑफ F। ठीक है, जो रेंज होगा वो F के कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो अभी हमने एग्जांपल लिया है, तो सेट A जो फंक्शन F है वो हमने A से B में डिफाइन किया है, तो A तो एज इट इज डोमेन हो गया, B कोडोमेन हो गया, और B के अंदर जो जो एलिमेंट रिलेट हो रहा है, ठीक है, उसका जो सेट हो गया वो रेंज हो गया, और जो बच गया वो कोई बात नहीं। ठीक है, सेट A के अंदर कोई नहीं बचना चाहिए, ये लिखा है हमने कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड। A के अंदर कुछ नहीं बचना चाहिए, बट B के अंदर तो बच सकता है। ठीक है, B के अंदर एलिमेंट हो सकता है कि उसका कोई भी प्री इमेज ना आए। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, लेट फंक्शन f इज डिफाइंड एज दिस a टू b। ठीक है, और मान लिया ये a है, ये b है, और f ये हो गया। ये मान लिया 1 2 3 4 7, ये ठीक है, यहाँ आ गया -5 -5 11 13 14 19 25 33, मान लिया ये लिखा है। ठीक है, तो मान लिया ये इधर गया, इसके पास 2 इधर गया, 3 इधर गया, 4 मान लिया इधर गया। ठीक है, और मान लिया 7 इधर गया, मान लिया ये इधर रखा है। तो डोमेन ऑफ F कितना हो जाएगा? ये पूरा ही सेट वो तो हो जाएगा 1 2 3 4 7। ठीक है, कोडोमेन ऑफ F क्या हो जाएगा? वो ये वाला पूरा सेट हो जाएगा, -5 11 13 14 19 25 30, ये हो जाएगा। ठीक है, रेंज ऑफ F क्या हो जाएगा? देख लो यहाँ जो जो कवर हो रहा है, कौन कौन कवर हो रहा है? -5 कवर हो रहा है, फिर 13 कवर हो रहा है, फिर 25 कवर हो रहा है, फिर 33 कवर हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स आए हैं वो कोडोमेन में से ही आए हैं, इसी में से आए, तो ये जो है वो इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब जो 19 है वो कोडोमेन का तो पार्ट है, बट वो रेंज का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कवर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, इसी डायग्राम के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं f(1) इज इक्वल्स टू -5। 1 को -5 से रिलेट कर रहा है, तो f(1) जो हो गया वो -5 हो गया। ऐसे ही f(2) जो है
वो 13 हो गया, एफ ऑफ 4 भी 13 हो गया, इन दोनों का इमेज सेम है। ठीक है, देखो जितने एलिमेंट इसमें है, मान लिया 5 एलिमेंट है, ठीक है, जैसे 5 एलिमेंट है तो 5 ही एरो निकलेंगे, 5 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, क्योंकि एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट 2 एरो एक जगह जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे 2 का इमेज भी 13 है, 4 का इमेज भी 13 है, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज फाइन। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर जैसे f ऑफ 1 हमारा -5 के बराबर आ गया, तो इसको हम, इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इमेज ऑफ 1 एलिमेंट 1 इज -5। ये स्टेटमेंट सही है। और हम क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज ऑफ -5 इज 1, ये भी सही है। इसका प्री इमेज ये, इसका इमेज ये। और हम बोलना चाहें इमेज ऑफ 2 इज 13। ठीक है, बट प्री इमेजेस ऑफ 13 आर, इसकी तो 2 प्री इमेज है, 2 and 4। ठीक है, तो ये हो गया पूरा लेखा जोखा जो अभी तक समझाया, तो नोट इट डाउन।